हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यूपीएससी जीएस पेपर 1 में पूछे गए आज के सवालों के उत्तरों को देखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इन प्रश्नों के उत्तर को बताऊंगा। अगर आप सभी प्रश्नों के उत्तर का डिटेल में एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बाद में बना दूंगा। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज यूपीएससी पेपर 1 में जो पहला सवाल पूछा गया था वो है दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं। तो मैं इसका ऑप्शन आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। मैं सीधा सीधा इसका आंसर बताते जाता हूं, आप आंसर चेक करते जाइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4। अगला प्रश्न है संविधान 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और चौथा है मैथिली। तो इसमें दिया गया था नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3 यानी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहां पे दल दिया हुआ था और उसके नेता दिए हुए थे। ये आप देख लीजिएगा इसमें क्या क्या डिटेल दिया हुआ है और इसमें करना था आपको कि उपयुक्त में से कितने सही सुमेलित हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। नगर पालिकाओं की शक्ति संविधान के भाग 9 का में दी गई है। आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं। और तीसरा है संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं। इसमें करना था नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अंतरराज्यीय संगरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है। अगला प्रश्न है भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है सैन्य कार्य विभाग के प्रमुख के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब सीडीएस के कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो पहला दिया हुआ है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष। दूसरा दिया हुआ है तीनों सेवा प्रधानों पर सैन्य कमान का प्रयोग करना। और तीसरा है सभी तीनों सेवाओं के विषय पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार। तो इसमें दिया हुआ था नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दूरदराज क्षेत्रों में स्थानीय जन समुदाय के उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित अभियान को क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन सद्भावना। विश्व में किन्हीं 2 देशों के मध्य सबसे लंबी रेखा निम्नलिखित में से किनके मध्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। अगला प्रश्न है लोकसभा में आचार संहिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। पहला कथन दिया हुआ था प्रारंभ में यह एक तदर्थ समिति थी। दूसरा दिया हुआ है केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही किसी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। और तीसरा दिया हुआ था यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती है जो न्याय अधीन है। तो इसमें भी सही उत्तर का चुनाव करना था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा।
अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला दिया हुआ था, इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देसी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। दूसरा दिया हुआ था, रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया। तो इसमें बताना था कि कौन सा सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नाटककार भास की रचना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यम व्यायोगा। प्रश्न है, संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की, निम्नलिखित में से किस पर भाष्य के लेखक थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वास्तिवाद विनय। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्ति पर विचार कीजिए। तो इसमें 4 दिया हुआ था, शांति निकेतन, रानी की वाव, हेसाला के पवित्र मंदिर समूह, बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिषद। तो इसमें बताना था कि निम्नलिखित में से कितनी संपत्तियों को वर्ष 2023 में शामिल किया गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किनके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधित कर सकेगी। तो इसमें 3 दिया हुआ है, परिवर्धन, परिवर्तन और निरसन। इसमें बताना था, सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। इसमें दिया हुआ इटली, जापान, नाइजीरिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका। इसमें करना था, निम्नलिखित में से किन देशों का उल्लेख प्रायः मीडिया में उसकी निम्न जन्म दर अथवा हास्यमान जनसंख्या के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 4, यानी इटली, जापान और दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न था, संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। इसमें 4 कथन दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सशस्त्र सेना की तीनों सेवाओं में समकक्ष रैंकिंग के संबंध में सही है। इसमें दिया हुआ था थल सेना, वायुसेना और नौसेना। इसमें आप डिटेल इसका देख लीजिएगा और जो सही उत्तर होगा उसका चुनाव करना था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा की गई थी। वर्ष 2002 में एनईसी अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में से किन किन सदस्यों को शामिल किया गया। तो इसमें ऑप्शन था, संगठक राज्य का राज्यपाल, संगठक राज्य का मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट 3 सदस्य और भारत का गृह मंत्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4, यानी सभी। अगला प्रश्न था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ था, ये उपबंध 18वीं लोकसभा से प्रभावी होंगे। दूसरा दिया हुआ था, अधिनियम बनने के बाद या 15 वर्षों के लिए परिवर्तन में रहेगा। तीसरा दिया हुआ था, इसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों के महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण के उपबंध है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, अभ्यास मित्र शक्ति 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला था, यह भारत और बांग्लादेश के मध्य संयुक्त अभ्यास था। दूसरा है, इसका प्रारंभ पुणे में हुआ। तीसरा है, आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान संयुक्त प्रतिक्रियाएं इस अभियान का एक लक्ष्य था।
और चौथा दिया हुआ था भारतीय वायुसेना इस अभ्यास का एक हिस्सा थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2, 3 और 4 उत्तर सही है। अगला प्रश्न था प्रतिषेध रीट उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा किसे और किस परियोजना से जारी किया गया एक आदेश है। तो इसमें 4 ऑप्शन था, जिसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, निचली अदालत को किसी मामले में कार्रवाई जारी करने का प्रतिषेध करने के लिए। अगला प्रश्न था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला था वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। दूसरा दिया हुआ था किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। इसमें बताना था कौन कौन सा सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। अगला प्रश्न था केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ था प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। दूसरा दिया हुआ है केंद्रीय स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती है। इसमें बताना था कौन कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन द इंडिया वे और वाई इंडिया मैटर्स पुस्तकों के लेखक हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुब्रमण्यम जयशंकर। अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहां पे देश दिया हुआ है और यहां दिया हुआ था समाचार में रहने का कारण, और इसमें बताना था युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 युग्म। अगला प्रश्न था कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ था सुमेड पाइपलाइन यूरोप को जाने वाले पारस की खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस के लिए एक रणनीतिय मार्ग है। और दूसरा कथन दिया हुआ था सुमेड पाइपलाइन लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। तो इसमें कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है यह निकालना था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ था लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है, और दूसरा दिया हुआ था लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता है। इसमें बताना था कि कौन कौन सा सत्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। अगला प्रश्न था पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जनों का सबसे बड़ा स्रोत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र। अगला प्रश्न था निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें 2 कथन दिए हुए थे। पहला कथन था यदि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने ऋण पर चूक करता है तो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड के धारक भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने दावों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। और दूसरा कथन था यूएसए सरकार का ऋण कोई मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा समर्पित नहीं है बल्कि केवल सरकार के विश्वास से समर्पित है। तो इसमें बताना था कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न था निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन 1 था सामूहिक उधार बहु उधारदाताओं के मध्य उधारकर्ता के चूक का जोखिम बढ़ाता है, और कथन 2 था सामूहिक ऋण एक नियत राशि या एक मुफ्त निधि हो सकती है किंतु ऋण व्यवस्था नहीं हो सकती है। इसमें बताना था कि इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 सही नहीं है।
अगला प्रश्न है, डिजिटल रुपये के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला था, यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई राष्ट्रिक मुद्रा है। दूसरा है, यह आरबीआई के तुलन पत्र पर देवता के रूप में दिखाई देता है। तीसरा है, यह अपने डिजाइन से ही मुद्रास्फीति के विरोध बीमाकृत है। और चौथा है, यह वाणिज्य बैंक मुद्रा और नकदी के लिए स्वतंत्र रूप से परिवर्तीय है। इसमें बताना था कि कौन कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 4 तीनों सही है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित में से किन उपनामों से जाना जाता है। इसमें 3 उपनाम दिए हुए थे, इसमें हम लोगों को बताना था सही उत्तर कौन सा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3, यानी साक्य मुनि और तथागत। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। इसमें डिटेल दिया हुआ था और इसमें बताना था उपयुक्त में से कौन सी पंक्ति में दी गई सूचना सही सुमेलित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3, यानी ये सही है और ये सही है। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेवराय। अगला प्रश्न था, कर्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया हुआ था, राजस्व संग्रहण के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट दी गई है। और दूसरा था, बंगाल स्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि पर या उससे पहले राज्य को राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसे उसकी जमींदारी से हटा दिया जाएगा। इसमें बताना था कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन था, उपनिषदों में कोई नीति बल नहीं है। और दूसरा है, उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई थी। इसमें बताना था कौन कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत इंटरनेशनल गेम्स काउंसिल का सदस्य है। दूसरा है, चावल और गेहूं के निर्यात या आयात के लिए किसी देश को इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक है। इसमें बताना था कौन कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में से निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गरबा नृत्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, साहेल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है। और कथन 2 है, हाल ही में साहेल क्षेत्र के कई देशों में सैन्य कब्जा या तख्तापलट हुआ है। इसमें बताना था कौन कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात नहीं करता है। और कथन 2 है, भारत में विधि के अनुसार समझ प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना आनुवांशिक रूप से रूपांतरित खाद्य के आयात पर प्रतिषेध है। इसमें बताना है कौन कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा के सदस्य को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन नहीं है तब वह पीठासीन नहीं होगा। दूसरा, उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा। तीसरा, वह संकल्प में प्रथमता मत देने का हकदार नहीं होगा। इसमें बताना था कौन कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1।
अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 4 कथन दिया हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा। तो इसमें बताना था कौन कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 कथन सत्य है, यानी ये और ये। अगला प्रश्न था, भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 कथन दिया हुआ था, इसमें बताना था कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3, ये और ये कथन सत्य है। अगला था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ था, हाल ही में यूरोपीय संसद ने द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को मंजूरी दी है। और दूसरा था, यूरोपीय संघ वर्ष 2040 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने का आशय रखता है और इसलिए उसका लक्ष्य उस समय तक अपनी सभी स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकसित करना है। तो इसमें बताना था कौन कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आप कथन पढ़ लीजिएगा, कथन 1 और कथन 2 है। इसमें बताना था कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न था, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 कथन दिया हुआ था, इसमें बताना था कथनों कौन से सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, यानी तीनों सही है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें यहां 2 कथन दिया हुआ था और इसमें बताना था कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, यानी ये वाला कथन जो है ये सही है। अगला प्रश्न था, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पे 4 कथन दिया हुआ था, इसमें बताना था कौन कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3, यानी ये और ये कथन सत्य है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां कथन 1 दिया हुआ था, यहां कथन 2 दिया हुआ था। इसमें बताना था कौन कौन सा सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन दिया हुआ था भूमध्य रेखा से संबंधित, इसे आप पढ़ लीजिएगा। इसमें बताना था कौन कौन सा सत्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें 4 कथन दिया हुआ था और नीचे दिया हुआ था निम्नलिखित में से कितने ज्वालामुखी उद्गारों के उत्पाद हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी 4, मतलब इनका चारों का है। अगला प्रश्न था, जनवरी माह में समतापी रेखा मानचित्रों से प्राप्त कौन सा निष्कर्ष सही है। इसमें 2 दिया हुआ था, इसमें बताना था नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, ये सिर्फ सही था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व के 2 सबसे बड़े कोको उत्पादक के रूप में विख्यात हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोटो डी आइवर और घाना। अगला प्रश्न है, पश्चिम से पूरब की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा से मिलने वाली हिमालय की नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 था, चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा है। और कथन 2 था, वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है। और कथन 3 था, वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होता है। इसमें बताना था कौन कौन सा सत्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है किंतु दोनों कथन 1 की व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। फिनलैंड, जनवरी, नॉर्वे और रूस। इसमें बताना था उपयुक्त में से
कितने देशों की सीमा उत्तरी समुद्र के साथ लगती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। यहां जलप्रपात, क्षेत्र और नदी दिया हुआ था। इसमें बताना था कौन सा पंक्ति सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। इसमें था निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। यहां पे क्षेत्र दिया हुआ था, पर्वत श्रेणी का नाम दिया हुआ था और पर्वत का प्रकार दिया हुआ था। इसमें बताना था कौन सी पंक्ति सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, जीव, सिंकाटा और मंडुक पुदुक और ताल विसर्पी क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 था, बाजार में मिलने वाली अनेक च्युइंगम पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत मानी जाती है। और कथन 2 था, अनेक च्युइंगमों में गोंद के रूप में प्लास्टिक होता है। इसमें बताना था कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहां पे देश दिया हुआ था और यहां पे अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाने वाला जंतु का नाम दिया हुआ था। इसमें बताना था कौन सा सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। अगला प्रश्न है, विश्व शौचालय संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पे 3 कथन दिया हुआ है और इसमें बताना था कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती है। दूसरा है, अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है। तीसरा है, नर सिंह से भिन्न नर तेंदु गंध चिन्ह द्वारा अपना क्षेत्र घोषित नहीं करता है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सही है यह बताना था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2, यानी ये और ये सही है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन 100 मिलियन किसानों का सही विवरण है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 या नेट शून्य। प्राकृतिक सकारात्मक खाद और जल प्रणालियों की ओर संक्रमण को तेज करने के लिए एक मंच है जिसका लक्ष्य किसानों की पुनरुत्थानशीलता में वृद्धि करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बैटरी भंडारण, बायोमास जनरेटर, ईंधन सेल और रूफटॉप सौर प्रकाश वोल्टीय यूनिट। इसमें बताना है उपयुक्त में से कितने वितरित ऊर्जा संसाधन माने जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष एक ऐसे कीट के साथ एक अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो इस वृक्ष के साथ सह विकसित हुआ है और वह एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित कर सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंजीर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तितली, मत्स्य और मेढक उपयुक्त में से कितनों में विषाक्तता जाती है यह बताना था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी 3। प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। काजू, पपीता, रक्तचंदन। इसमें बताना था उपयुक्त में से कितने वृक्ष वास्तव में भारत के देशीय वृक्ष हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विमान पत्रों पर विचार कीजिए। इसमें 3 दिया हुआ था और बताना था हाल ही में उपयुक्त में से किनका निर्माण नवीन परियोजनाओं के रूप में किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, जल वाष्प के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें 2 कथन दिया हुआ है। इसमें बताना है कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। तापमानों की वार्षिक और दैनिक सीमा निम्न है। वर्ष भर वर्षण होता है। और तीसरा है, वर्षण में भिन्नता 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के मध्य होती है। यह किस प्रकार की
जलवायु है ये बताना था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु। अगला प्रश्न है, कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें दो कथन दिया हुआ था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किस अक्षांश या किन अक्षांशों पर 12 घंटों से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था और इसमें सही का चुनाव करना था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है जो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है और जिसके संभाव्य विनाश से वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस क्षेत्र को घोषित करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांगो बेसिन। अगला प्रश्न है, कई उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले परफ्लूरो एल्किल पदार्थों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 कथन दिया हुआ था, इसमें बताना था कौन सा सत्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें 5 दिया हुआ था, आप देख लीजिएगा इसको। इसमें बताना था उपयुक्त जीवों के कितने प्रकार में परजीवाभ जाति पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 4। निम्नलिखित पौधों पर विचार कीजिए। इसमें 3 पौधों का नाम दिया हुआ था और इसमें बताना था उपयुक्त में से कितने मटर फैमिली के हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें दिया हुआ था, पढ़ लीजिएगा। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स के बारे में दिया हुआ है कथन और बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक महिला की गर्भधारण आयु के अंत तक उनसे जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 कथन दिया हुआ था, इसमें बताना है कौन कौन सा सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन कॉर्पोरेट बॉन्डों और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकता है? इसमें 3 दिया हुआ था और सही उत्तर का चुनाव करना था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें 3 दिया हुआ है और इसमें बताना था उपयुक्त में से किन्हें वित्तीय लिखित माना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 और 3 को। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहां आर्थिक गतिविधि दिया हुआ है और यहां सेक्टर दिया है। इसमें बताना है कितने सही हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सामग्रियों पर विचार कीजिए। यहां पे 4 दिया हुआ है, इसमें बताना था उपयुक्त में से किसका प्रयोग संधारणीय विमानन ईंधन के उत्पादन के लिए फीड स्टॉक के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहां वस्तु दिया हुआ है, यहां पे श्रेणी दिया हुआ था, इसमें बताना था कौन कौन सा सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का उपयोग 3D आभासी दुनिया के एक इंटर ऑपरेबल नेटवर्क जिसे ऐसे लाखों प्रयोक्ताओं द्वारा एक साथ एक्सेस किया जा सकता है जो आभासी वस्तुओं पर संपत्ति के अधिकारों का प्रयोग कर सकता है को घोषित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रूप से किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेटावर्स। अगला प्रश्न है, विदेशी बैंकों के साथ व्यवहार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा
अधिरोपित नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पे दो कथन दिया हुआ था और बताना था कौन सा सत्य है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ना ही दो। अगला प्रश्न है, भारत में CSR नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पे दो कथन दिया हुआ है और बताना है कौन कौन सा सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, विकिरण समस्थानिक ताप वैद्युत जनरेटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पे तीन कथन दिया हुआ है, इसमें बताना था कौन कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, बृहत तारे वामन तारों के तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व में बने रहते हैं। कथन 2, वामन तारों की तुलना में बृहत तारों में नाभिकीय अभिक्रियाओं की उच्चतम दर होती है। तो इसमें बताना था कौन कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर से संश्लेषित होता है जो रक्तवाहिकों को विस्तारित करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रिक ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। यहां पे 3 गतिविधि दिया है, बताना था उपयुक्त में से कितनी गतिविधियों में रेडारों का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विमानों पर विचार कीजिए। राफेल, MiG-29, तेजस Mk1, इसमें बताना था उपयुक्त में से कितने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान माने जाते हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनमें हाइड्रोजेलों का उपयोग किया जाता है। इसमें 3 दिया हुआ है और बताना था कौन कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाला निर्वातक नली उत्सर्जन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जलवाष्प। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंड स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द की वास्तव में और समुचित रूप में निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में चर्चा की गई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दीर्घ अवधि ऊर्जा भंडारण। अगला प्रश्न है, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टरों की चर्चा प्रायः किस संदर्भ में की जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकियां। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में उधार लेन देन संबंधी दायित्व निम्नलिखित में से किसके लिखित हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा बाजार। तो दोस्तों, यह था यूपीएससी जीएस पेपर 1 में पूछे गए सवालों का उत्तर। मैं पेपर 2 का उत्तर जल्द ही अपलोड करूंगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।